भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है विनोदिनी गोयनका की लिखी कहानी पुनर्जन्म। आज धनी धन बाबू के घर दूसरी पोती ने जन्म लिया था, वो भी अत्यंत ही कष्ट देकर। जब इस बार घर में पुत्र जन्म की ही आशा तथा प्रतीक्षा थी, परंतु सब विधि का विधान है। एक पोता हो जाने से वंश आगे चलता और पितरों को भी पानी मिलता। लड़का होने से उसका परिवार भी पूर्ण हो जाता। बहू सुनीता तो निराशा से रोने ही लगी थी। उसे लगा कोई अपराध हो गया है उससे। उसे दुखी देख सासू जी सुभद्रा देवी, जो एक पढ़ी लिखी तथा समाज सुधारक महिला थी, ऊपरी मन से बहू को सांत्वना देने लगी। नई बेटी को सबने छुटके ही बुलाना आरंभ कर दिया था। उसका नाम पहले से सोचा भी नहीं था और न अब किसी में इतना उत्साह ही बचा था। प्रथम संतान के नाते बड़ी बेटी का नाम ममता बड़े प्यार से दिया गया था। 2 साल की होते होते छुटकी बड़े बड़े वाक्य शुद्ध हिंदी भाषा में बोलने लगी। एक दिन तो नक्कर बोली, मुझे सब छुटकी छुटकी क्यों बुलाते हैं? मेरा नाम तो मीनाक्षी है। उस दिन से सब उसे मीनाक्षी बुलाने लगे। एक दिन उसकी दादी सुभद्रा देवी दोपहर में लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी और मीनाक्षी पास में ही बैठी उधम मचा रही थी। शायद उन्हें यह विघ्न नहीं भाया तो कुछ झुठलाकर उन्होंने कहा, न जाने कितनी शैतान लड़की, पता नहीं ये हमारे घर कहाँ से आ गई। तुरंत ही मीनाक्षी ने बिना सोचे ही उत्तर दिया, मैं तो इम्फाल से आई हूँ, वही मेरा घर है, सारा परिवार रहता है मेरा वहाँ। ये सुनकर सुभद्रा देवी तो स्तब्ध रह गई। जल्दी से हाथ की पत्रिका फेंक कर फिर से पूछा, तेरा कौन सा परिवार है वहाँ? हम लोगों ने तो कभी इम्फाल देखा ही नहीं। यहाँ गुवाहाटी में रहते हैं सब लोग, तू भी तो यहीं पैदा हुई है। उसने शर्मा कर मुंह पर हाथ रखकर कहा, मेरे वो है ना वहाँ, वो वकील हैं, काला कोट पहनकर न्यायालय में जाते हैं। वे बहुत अच्छे हैं, मुझे बेहद प्यार करते हैं। हाँ, एक मेरी छोटी सी बेटी भी है, वो मेरे लिए बहुत रोती होगी। दादी, उसे बुला लो ना यहाँ। दादी को उसकी मनगढ़ंत कहानी सुनकर बहुत मजा आने लगा। बोली, तूने अच्छी कहानी बनाई, किसी से सुन ली है या दूरदर्शन पर देख लिया? उन्होंने और खोद कर मजा लेते हुए पूछा, हाँ बता, तेरे वो कौन है और कौन कौन है तेरे इन्फाल वाले परिवार में? उसने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच कह रही हूँ। फिर हंसकर बोली, वो मेरे पति है ना, वही जो दादू तुम्हारे हैं ना दादी, वैसे ही मेरे भी हैं पति। उनके पास एक गाड़ी भी है, पर वो गाड़ी दूसरे नमूने की, बड़ी सी काले रंग की है। हमारा बड़ा सा बंगला भी है वहाँ। चलो ना दादी, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी। ऐसा छोटा घर नहीं है, खूब बड़ा है, वहाँ फूलों का बगीचा भी है। उसके बाद भय से उसका मुंह एकदम पीला पड़ गया। कहने लगी, मेरे ससुर की मृत्यु तो अचानक हो गई। पहले वे भी बड़े वकील थे, पर अचानक हृदय गति रुकने से वो मर गए। मेरी सास है ना, वो बहुत ही दुष्टा थी, मुझे बहुत सताती और दुख देती थी। उसी ने तो प्रसाद में मिलाकर मुझे जहर खिला दिया। ओह, मैं कितनी पीड़ा से तड़पती रही थी, कितना कष्ट था। पर नहीं अस्पताल ले गई और नहीं जल्दी से किसी डॉक्टर को ही बुलाया। सुभद्रा देवी ने फिर से उसे बहलाने का प्रयत्न किया। क्यों गप्पे मार रही है? ऐसी क्या दुश्मनी थी तेरी सास को तुझसे? और वो तेरे पति, उनसे कुछ नहीं बोलते थे क्या? एक तो हम दोनों ने कलकत्ते में ही उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। मेरे पिता पढ़ाते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ दान दहेज भी नहीं दिया। और दूसरी बात, वे बार बार ऊंची जात नीची जात की बातें करती रहती थीं। ऊपर से पहले ही लड़की हो गई तो और भी नाराज रहने लगी। वो बार बार कहती, जा निकल जा यहाँ से, अपने बाबा के घर कलकत्ते चली जा। मेरे बेटे को एक से एक बढ़िया रिश्ता मिल जाता, धूमधाम से बेटे का ब्याह कर अपनी मन की चाह मैं पूरी करूंगी। मैं तो दादी वहाँ कॉलेज में बड़े बड़े लड़कों को भी पढ़ाती थी ना। एक दिन दोपहर को जब कॉलेज से लौटी, तब घर में भगवान की पूजा हो चुकी थी। माँ जी ने उसी के प्रसाद का चरणामृत मुझे पिलाया। उसके बाद ही मेरा जी घबराने लगा और पेट दुखने लगा। मैं पीड़ा से छटपटाने लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल आई। मेरी पीड़ा दूर हो गई। मैं सब कुछ देख रही थी। भीड़ लगी थी, उसमें माँ जी का झूठा रोना चिल्लाना। वो ढोंगी और निष्ठुर थी। मेरा सुंदर शरीर, जिससे मुझको इतना लगाव था, जल्दी जल्दी जलाकर
राख कर दिया गया। मेरे माँ बाप के आने से पहले ही सब कुछ कर दिया था उन्होंने। ये सब इतनी छोटी बच्ची से सुनकर वे सन्न रह गई। उन्होंने घर में सभी को यह विवरण सुनाया। उसके पिता मनीष ने हंसकर कहा, बच्चे तो कल्पनाशील होते ही हैं, लगता है ये ज्यादा ही अच्छी कहानी कर ली है। क्या क्या सोच लेती है। छोड़ो इसकी बातें, अभी इसने स्कूल का तो मुंह देखा नहीं, का खागा आता नहीं, और कॉलेज की प्रोफेसर होने की बात कर ली है। वो कोने में बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी और घूमकर कान पकड़कर बोली, कसम खाकर कहती हूँ मैं कॉलेज में विज्ञान पढ़ाती थी। मनीष तथा सुनीता ने हंसकर उसे भुलाना चाहा। क्या हम तेरे मम्मी पापा नहीं हैं जो दूसरों की बातें करती तू हमेशा। उसने झट से उत्तर दिया, ओह आप लोग समझते क्यों नहीं, वे लोग तो मेरे पहले वाले माँ बापा हैं, चलिए उनसे मिला दूं। धीरे धीरे ये बात घर से बाहर मोहल्ले फिर सारे शहर में फैल गई। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से उसे साक्षात्कार करने फोटो खींचने वाले पत्रकारों की लाइन लग गई। इस प्रकार के प्रचार से मीनाक्षी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। वे लोग एकदम परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन चुपचाप मीनाक्षी को लेकर वे कलकत्ता चले गए। एक दिन वे लोग अपने किसी मित्र से मिलने जादवपुर गए। वहां टैक्सी रुकते ही मीनाक्षी हाथ छुड़ाकर भागी। यही तो है मेरी बाड़ी, यही है। मनीष टैक्सी वाले का हिसाब चुकता कर उसे पकड़ने दौड़ा। तब तक तो वो एक घर में जिसका द्वार खुला हुआ था घुस गई। भीतर से एक वयस्क नौकर सा दिखने वाला पुरुष निकला तो उसका कुर्ता पकड़कर उससे रामू दादा कहकर लिपट गई। मनीष आश्चर्यचकित सा सब कुछ देख रहा था। कहने लगा, यही तो रामू दादा हैं जिन्होंने मुझे पाला है। रामू दादा, पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारी सोन चिरैया मीनाक्षी हूँ। उसने सजल नयन से उसे गोदी में उठा लिया। मीनाक्षी पूछने लगी, माँ कहाँ है? ये तो उनके आराम का समय है ना, और बाबा तो 3 बजे आते हैं ना। रामू ने रूधे कंठ से कहा, बेटी, माँ बाबूजी की भूख प्यास नींद चैन सब कुछ बेटी के साथ चला गया। माँ जी तो चुपचाप ठाकुर के सामने ही बैठी रहती हैं। 2 साल हो गए कहीं घर से निकलती ही नहीं। हंसना बोलना तो सब भूल गई हैं मानो। घर में हलचल सुनकर एक वृद्ध महिला कमरे से बाहर निकली। उन्हें देखते ही छुटकी दौड़ कर गई और माँ, ओ माँ, अमार माँ कहकर लिपट गई। वे आश्चर्यचकित थे कि अचानक यह माँ जी से शुद्ध बंगला भाषा से आराम से कैसे बातें कर रही है। ये लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं। बच्ची ने बंगला भाषा कब और कैसे सीखी? माँ से बंगला में बोली, माँ तो माँ लाल परी, फिर ऐसे, माँ मैं तुम्हारी लाल परी, फिर से लौट आई। खुश हो जाओ ना। इतने में प्रोफेसर साहब आ पहुंचे तथा घर में ये तमाशा देखकर भौचक्के से खड़े रह गए। कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है। छुटकी देख कर दौड़ी, बाबा आ गए, देखो बाबा आ गए, और उनकी धोती पकड़कर झूल गई। बाबा, आप सबको क्या हो गया है? अपनी लाडली बेटी मीनाक्षी को घर में कोई भी नहीं पहचान पा रहा। मैं आपकी वही सोन चिरैया हूँ। उसने यह शुद्ध बंगला भाषा में कहा था। हम सब चकित एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये सब क्या घटित हो रहा है? वो लड़की छुटकी सारे घर में दौड़ती फिरी, बोलने लगी, रामू काका, तुमने मेरा कमरा क्यों साफ नहीं किया? देखो मेरी गुड़िया बेला पर कितनी धूल लगी है, मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर जब मनीष ने उन्हें विस्तार से सारी कहानी सुनाई तब उनका धीरज टूट गया। उस छोटी सी बच्ची को छाती से चिपका लिया। अश्रुधारा बह निकली। जब वे कुछ संयत हुए तब उन्होंने उस अधूरी कहानी को पूरा किया। मीनाक्षी हमारी इकलौती संतान थी। हमने उसे अत्यंत ही लाड़ प्यार से पाला और जी जान लगाकर उच्च से उच्चतम शिक्षा दिलवाई। मैं जादवपुर विश्वविद्यालय में विज्ञान का अध्यापक हूँ। मेरी बेटी मीनाक्षी ने फिजिक्स में एमएससी प्रथम श्रेणी में पास किया। उसी समय उसकी मित्रता एक बंगाली लड़के प्रशांत से हो गई। प्रशांत का परिवार इम्फाल में देश विभाजन के बाद आकर बस गया था। उसके पिता भी वहाँ वकील थे, इसलिए प्रशांत को भी वकालत पढ़ा रहे थे। प्रशांत अच्छा संभ्रांत परिवार का सुशील लड़का था। हमारे घर भी मीनाक्षी के साथ आता जाता रहता था। एक दिन जब उसने हमारे सामने मीनाक्षी से विवाह का प्रस्ताव रखा तब हमें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि लड़का हमें भी पसंद था। बस उसके माता पिता की स्वीकृति की अपेक्षा थी। इसलिए प्रशांत के साथ हम तीनों इम्फाल चले गए। परंतु वहां तो उनके बदले तेवर थे। हमें देखते ही रुष्ट होकर उसकी माँ झाड़ने लगी।
धनिक घर का भोला भाला लड़का देखकर आप लोगों ने उसे फंसा लिया है। ऊपर से हम लोग हैं कुलीन ब्राह्मण, आप कायस्थ हैं। मलेच्छ घर की लड़की को हम कभी भी अपनी बहू नहीं बना सकते। हमें कुल को भ्रष्ट नहीं करना है। और इतनी पढ़ी लिखी लड़की का हमें करना क्या है? हमें तो सीधी सादी घर संसार चलाने वाली कन्या चाहिए। अपमानित होकर हम लोग कलकत्ता लौट आए। मीनाक्षी ने स्वयं को व्यस्त रखने के लिए शोध कार्य आरंभ कर लिया और सब भूलकर जी जान से पढ़ने में जुट गई। 2 साल बाद उसको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई। उसके बाद ही प्रशांत इम्फाल से आ गया और उन दोनों ने कचहरी में विवाह कर लिया और हमारे साथ ही रहने लगे। प्रशांत ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। साल भर बाद मीनाक्षी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वो बहुत ही सुंदर तथा सुकुमार थी। उसका नाम दिया गया था देवयानी। करीब 2 वर्ष पहले एक दिन अचानक ही इम्फाल से तार आया कि मीनाक्षी ने आत्महत्या कर ली है। हम दोनों पति पत्नी रोते कलपते इम्फाल पहुंचे तो वहां मीनाक्षी का नामो निशान मिट चुका था। छोटी बच्ची देवयानी सहमी सहमी बैठी थी। प्रशांत एकदम मौन मानो जड़ हो गया था। उसकी माँ ने उन लोगों से ठीक से बात भी नहीं की। प्रोफेसर साहब पुलिस थाने भी गए, उनसे हत्या का केस दर्ज कराने की बहुत प्रार्थना की, पर वे लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे बेकार में हमारा तथा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। सब तरफ से हार कर चुपचाप हम कलकत्ता लौट आए, परंतु आकर हमें एक मिनट मन की शांति नहीं थी। हम एक जिंदा लाश के समान हो गए। मेरी पत्नी ने तो बस खाट ही पकड़ ली, बाकी समय पूजा पाठ में लगी रहती थी। जीवन चलाने के लिए मुझे विश्वविद्यालय जाना पड़ता ही था। आज अचानक ही हमें अपनी खोई बेटी मिल गई और उसकी बातों तथा व्यवहार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी ने पुनर्जन्म लिया है। आज यह प्रमाणित हो गया है। वैसे तो हम वैज्ञानिक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, परंतु यह सप्रमाण ही हमारे सामने खड़ी है। आज हमारे हृदय से दुख का भारी बोझ उतर गया। हमें भी इसने आज नवजीवन दिया है। ये जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही हमारी कामना है। अब हमारे हृदय में पूर्ण शांति है। ओम शांति। धन्यवाद।